दोस्तों, हमारी ज़मीन पूरी सरार चीज़ों से भरी हुई है, लेकिन इंसानों ने अभी तक ज़मीन का सिर्फ कुछ ही हिस्सा एक्सप्लोर किया है और उन पूरी सरार चीज़ों और जगहों में एक एंटार्क्टिका भी है, जो कि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। लेकिन क्या हो अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए, या फिर क्या निकलेगा इसके नीचे? कि आखिर अंटार्कटिका कौन कौन से राजों को अपने अंदर छुपाए हुए है और यहाँ का आइसी और हार्श कंडीशन इंसानों को डीप तहकीक और एक्सप्लोर करने से रोके हुए हैं। लेकिन अब तक इंसानों ने जो कुछ भी अंटार्कटिका से दरियाफ्त किया है वो वाकई शॉकिंग और अनबिलीवेबल है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे और बात करेंगे कि आखिर अंटार्कटिका में अब तक दरियाफ्त हुआ है और कुछ इनक्रेडिबल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ 500 मील नीचे गहराई में पाए जाते हैं, जहां ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि आखिर इस एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ का एग्जिस्ट करना भी पॉसिबल है। तो चले आए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अंडरग्राउंड लेक्स। अगर आप जियोग्राफी और नेचर का नॉलेज रखते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि लेक्स और ओशंस दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा कोई रूल नहीं है। 1970 में साइंटिस्ट को मालूम हुआ कि एक पूरा अलग इकोसिस्टम अंटार्कटिका के पानी में मौजूद है, जिसे पहले कहीं नहीं देखा गया। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई लेक्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद 400 से भी ज्यादा है, जो कि बर्फ के 3 किलोमीटर नीचे मौजूद हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये लेक्स तब बनी थी जब अंटार्कटिका कदीम बरे आजम से अलग हुआ था, और ये लेक्स बन गई, लेकिन इनके जमने की बजाय ये अभी भी पानी की फॉर्म में कैसे हैं? तो इसकी वजह है अंटार्कटिक ओशन का अंडरग्राउंड प्रेशर, जिसकी वजह से -3 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी इन लेक्स का पानी कभी बर्फ नहीं बनता। और वोस्टॉक इन लेक्स की पहली किस्म थी जो 1990s में डिस्कवर हुई थी, और यह इस रीजन में पाई गई सबसे बड़ी लेक है, जो कि 2.5 किलोमीटर नीचे बर्फ में मौजूद है, वो भी 20 मिलियन साल पहले से। और 2024 में साइंटिस्ट को ये मालूम हुआ कि लेक्स इस पूरे इकोसिस्टम में मौजूद हैं, जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरी जिंदगियां भी पाई जाती हैं। और ये स्पीशीज इतनी ज्यादा अलग थी कि ये दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्पीशीज कभी सूरज की रोशनी में आई ही नहीं, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती हैं और ग्रो कर रही हैं, जिसकी वजह है मीथेन और एमोनियम, जो कि इनकी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इस बात की पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद इस जगह पर और भी कई लाइफ्स मौजूद हों, लेकिन साइंटिस्ट के लिए जमे हुए पानी के नीचे तहकीक करना थोड़ा चैलेंजिंग है। रेन फॉरेस्ट एंड फॉसिल्स। साइंस ऑफ लाइफ की बात करते हुए ये भी मालूम हुआ कि अंटार्कटिका कभी रेन फॉरेस्ट का भी घर हुआ करता था, लेकिन इस एक्सट्रीम कंडीशन और यहाँ के हालात देखकर यह मानना मुश्किल है कि इस जगह पर कभी हरियाली हुआ करती थी। लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि अंटार्कटिका के आइस एज से पहले ये रेन फॉरेस्ट हुआ करता था, जहाँ 9 माह रेगुलर बारिशें हुआ करती थी। और साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि एक पूरी सिविलाइजेशन इस जगह पर पाई जाती थी जब ये गर्म होती थी, लेकिन बर्फ के जमने के बाद सब गायब हो गए। साइंटिस्ट ने काफी फॉसिलाइज्ड सैंपल्स डिस्कवर किए जो कि दरख्तों और पत्तों के थे, जो कि रेन फॉरेस्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करते थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि साइंटिस्ट को यहाँ कई एनिमल्स, बर्ड्स और यहाँ तक के डायनासोर्स के फॉसिल भी मिले हैं, जो कि सिर्फ गर्म जगहों पर ही पॉसिबल है। साइंटिस्ट की और तहकीक करने पर और फॉसिल्स मिले जो कि बीटल्स के थे, और तहकीक करने से ये भी मालूम हुआ कि जो कि सिर्फ गर्म इलाकों में ही रहा करते थे, वो भी आज से 20 मिलियन साल पहले। इस बात से साइंटिस्ट को ये यकीन होने लगा कि यहाँ शायद एक्चुअल एक पूरी रेन फॉरेस्ट मौजूद हो, और हो सकता है कि यहाँ सिविलाइजेशंस के साथ साथ हमें कई ऐसे स्पीशीज भी मिले जो इस दुनिया से अलग हो। सिंगिंग आइस। अब अंटार्कटिका में आइस का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिंगिंग आइस का होना थोड़ा अजीब है कि गाने वाली बर्फ। इसका क्या मतलब है? रिसर्चर्स की टीम ने एक ग्लेशियर को क्रॉस किया और वो चौंक गए कि ग्लेशियर रोस आइस शेल्फ हमेशा से म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही है, जो कि अंटार्कटिका की सबसे बड़ी शेल्फ है, जिसका साइज फ्रांस कंट्री के बराबर है। रोस शेल्फ एक और तरह की खौफनाक आवाज प्रोड्यूस करती है, जो कि तकरीबन एक राग की तरह होती है, क्योंकि जब हवा बर्फ की ड्यून्स के में से गुजरती है तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, जो कि नॉन स्टॉप सिस्मिक ट्यून्स होती हैं, जिसकी वजह से शेल्फ हमेशा से सिंगिंग करती रहती है। अब जब ये आवाज़ें दरियाफ्त हुई थी तो कई लोगों के जहन में अजीबोगरीब सवालात और बातें हैं, और लोगों ने इसको अजीबोगरीब थ्योरीज में डालना शुरू कर दिया कि शायद अंटार्कटिका की ज़मीन के नीचे कोई बहुत बड़ा क्रिएचर रहता है। अब ये आवाज़ें इंसानों के सुनने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी,
लेकिन साइंटिस्ट ने सिस्मिक सेंसर्स का इस्तेमाल करके इन ट्यून्स को सुनने के लायक बनाया। साइंटिस्ट का ये डिस्कवर करना थोड़ा टेरिफाइंग था, क्योंकि ये आवाजें एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी जब उन्होंने बर्फ के बिहेवियर को चेक करने के लिए सिस्मिक सेंसर्स का यूज किया था। लेकिन उनको ये भी डिस्कवर हुआ कि ये आवाजें मौसम के साथ साथ चेंज होती हैं, और जब शेल्फ एक दूसरे के साथ कोलैप्स करते हैं तो इन ट्यून्स की जगह हम की साउंड आना शुरू हो जाती है, और जो हो सकता है बहुत जल्दी इंसान डायरेक्टली अपने कानों से भी सुन सकता है। माउंट इरेबस, कई लोगों का मानना ये थोड़ा मुश्किल है कि अंटार्कटिका में टन्स ऑफ वोल्केनोज मौजूद होंगे, यानी कि चारों तरफ से घिरे हुए बर्फ रीजन में पिघलते हुए लावे का होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन नहीं, क्योंकि रोज आइलैंड 4 मुख्तलिफ किस्म के वोल्केनोज का घर है, लेकिन इनमें से 3 इनएक्टिव हैं, मगर एक माउंट इरेबस इकलौता एक्टिव वोल्केनो है और इसकी वोल्केनिक एक्टिविटीज पिछले 30 सालों से बढ़ती ही जा रही हैं। माउंट एवरेस्ट में मौजूद पिघलता और खोलता हुआ लावा और बॉइलिंग लेक्स 1.3 मिलियन ईयर से मौजूद है, और माउंट इरेबस सबसे ज्यादा दिलचस्प वोल्केनो है जो कि अंटार्कटिक रीजन से 3800 मीटर ऊपर मौजूद है। वोल्केनोज का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में इन वोल्केनोज का होना वाकई एक करिश्मा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2013 में एक साइंटिस्ट का ग्रुप इन वोल्केनो में दाखिल हुआ और हैरान हो गए कि वोल्केनो के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ उन्हें वहां की मिट्टी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, जो अब तक अंटार्कटिका की सबसे यूनिक डिस्कवरीज में से एक है। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पिरामिड्स। अब ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि इजिप्ट जैसी गर्म जगह जहाँ पर फेरोज रहते और हुकूमत किया करते थे, उसके अलावा भी कहीं और पिरामिड्स मौजूद होंगे। लेकिन क्या हो अगर कहूँ कि अंटार्कटिका में भी ऐसी सिविलाइजेशंस पाई जाती थी जो इन पिरामिड्स में रहा करती थी। माइन स्ट्रीम जियोलॉजिस्ट कभी ये यकीन नहीं कर पाए कि आखिर इस एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ का होना पॉसिबल है या नहीं, लेकिन ये डिस्कवरी शायद उनके सवालों का जवाब देती है। 2016 में साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स की मदद से एक फोटो ली जिसमें कुछ अजीब से पैटर्न आइस से उभरते हुए नजर आए। अब चूंकि ये रीजन फुली रिमोट और डेंजरस है, यहाँ पहुंचना मुश्किल था कि ये पिरामिड्स इंसानों के हाथों से बनाई गई एक साइन है। अब जो अंटार्कटिका में पिरामिड्स मौजूद थे, उनका स्ट्रक्चर इजिप्ट में मौजूद पिरामिड से बिल्कुल सेम था, लेकिन सच ये था कि अंटार्कटिका के पिरामिड का साइज ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट से काफी बड़ा था। अब इसके बारे में मजीद और बातें ना करना, इसकी एक वजह ये भी है कि साइंटिस्ट कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सके, और उसकी वजह है उसका कोल्ड और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इंसानों के एंसेस्टर्स भी रहते थे। लेकिन कुछ पॉइंट्स पर साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि यहाँ पर एक पूरी सिविलाइजेशन मौजूद थी जो कभी रहा करती थी, लेकिन इसमें से कुछ जियोलॉजिस्ट का ये भी कहना था कि ये एल्सवर्थ माउंटेन के पास मौजूद है, तो शायद ये उसी का हिस्सा है। लेकिन यहाँ हैरानकुन बात ये है कि जो पिरामिड अंटार्कटिका में मौजूद है, उसकी चारों साइड एक्यूरेट एक दूसरे से सेम है, और उनकी विड्थ 2 किलोमीटर है, और जो कि हर साइड से बिल्कुल बराबर है। अब इसके बाद तो ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये पहाड़ का हिस्सा हुआ, बल्कि इस बात का सबूत है कि यहाँ पर एक पूरी सिविलाइजेशन मौजूद है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।